मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। ओके चलिए। ओके सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और हम लोग अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम फंजाई तक पहुंच चुके थे। सो किंगडम फंजाई और उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो किंगडम फंजाई के क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि फंजाई की देयर आर 4 क्लासेस। फंजाई की 4 क्लासेस हैं जिनको हम लोग पढ़ रहे थे फाइकोमाइसिटीज के नाम से। दूसरी क्लास थी जिसको हम लोग पढ़ रहे थे एस्कोमाइसिटीज के नाम से। तीसरी क्लास थी जिसको हम लोग पढ़ रहे थे बेसिडियोमाइसिटीज के नाम से। और चौथी क्लास थी जिसको हम लोग पढ़ रहे थे ड्यूट्रोमाइसिटीज के नाम से। तो ये 4 क्लासेस थी जिनको हम लोगों ने फंगस के क्लासिफिकेशन के दौरान पढ़ा। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। जिनमें से फाइकोमाइसिटीज को हम लोगों ने बोला था यस इट इज नोन एज एल्गल फंजाई, द फंजाई जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर एल्गी जैसे। एस्कोमाइसिटीज वाज नोन एज सैक फंजाई, फ्रूटिंग बॉडी सैक लाइक होती। बेसिडियोमाइसिटीज इज नोन एज क्लब फंजाई और ड्यूट्रोमाइसिटीज इज नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई। और हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इनके बारे में डील किया था कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें सिंप्लीफाई होता चला गया और किस तरीके से आगे की कहानी बढ़ी। अच्छा, हम लोगों ने फाइकोमाइसिटीज को डिटेल में पढ़ लिया है, एस्कोमाइसिटीज को डिटेल में पढ़ लिया है, बेसिडियोमाइसिटीज को डिटेल में पढ़ लिया है। आज हमारा ड्यूट्रोमाइसिटीज को डिटेल में पढ़ने का टर्न है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग इसके बाद दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। तो फाइकोमाइसिटीज हमने पढ़ लिया है, कोई बात नहीं है। एस्को और बेसिडियो भी पढ़ लिया है। सो द लास्ट इज ड्यूट्रोमाइसिटीज। चलिए ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम लोग पढ़ते हैं। पहले पॉइंट तो ये याद रखिएगा, ड्यूट्रोमाइसिटीज आर कंसिडर्ड एज मोस्ट एडवांस फंजाई, आर कंसिडर्ड एज मोस्ट एडवांस फंजाई। इन्हें सबसे ज्यादा एडवांस फंजाई माना जाता है। ऑल्सो नोन एज, दे आर नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई। इम्परफेक्टाई या फिर इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। और आपको याद रखना चाहिए इनको इम्परफेक्ट बोलने का एक बड़ा कारण है दैट देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनका स्टेटस क्लियर नहीं होता। हमें नहीं मालूम चलता कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कि नहीं करते। जनरली हम लोग बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है। हम ये मान लेते हैं कि फंजाई इम्परफेक्टाई जो होते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होने की वजह से इन्हें हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। अच्छा, अब तक जैसे हम लोग सारे टॉपिक पढ़ते आए हैं, वैसे ड्यूट्रोमास्टिस को भी 8 पॉइंट में पढ़ लें तो बेहतर रहेगा। पहला पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट, दे आर द लैंड फंजाई। सैप्रोफिटिक इन नेचर, पहला पॉइंट है सैप्रोफिटिक इन नेचर, और इसीलिए इन्हें हम लोग डिकम्पोजर ग्रुप में रखते हैं। जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, जब आपको मैं इकोसिस्टम पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि देयर आर सम प्रोड्यूसर, देयर आर सम कंज्यूमर एंड देयर आर सम डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर के मोस्ट ऑफ द मेंबर, वैसे तो सारे फंजाई डिकम्पोजर हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फंजाई, लेकिन ड्यूट्रोमास्टिस के मेंबर ज्यादातर हम लोग डिकम्पोजर के रूप में बात बोलते हैं। सो लैंड फंजाई हैं, सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर हैं, मॉइस्ट प्लेस में रहेंगे। मॉइस्ट प्लेस के साथ, मॉइस्ट प्लेस के अलावा अगर मैं कुछ बात डिस्कस करूं तो वो हम लोग बोल सकते हैं डैम, मॉइस्ट एंड डैम प्लेस पे रहेंगे। सो ये तो हो गया हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट के बाद आप लोग पूछेंगे सर इनका फॉर्म कैसा है। हम लोग इतने दिनों तक पढ़ते आए, फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं कि ये जनरली यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर। तो आप लोग बोल सकते हैं दे आर जनरली मल्टी सेलुलर फंजाई। वैसे भी मैंने बोला था ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक, इसका मतलब है इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो वेल फॉर्म होता है। तो देखिए पहले 8 पॉइंट में से पहला पॉइंट एज इट इज हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा पॉइंट हो गया बेटा फॉर्म, तीसरा पॉइंट अगर मुझसे कोई पूछेगा मॉर्फोलॉजी तो वो होगा मॉर्फोलॉजी। मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, अगर आप भूल गए हैं तो पुराने लेक्चर जरूर देखें। मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि इनके जो हाइफा और माइसीलियम होंगे वो ब्रांच और सेप्टेट होंगे। अगर मैं एक तरफ से लिखता जाऊं, यहां पर लिख दूं फाइकोमाइसिटीज, इसके बाद मैं लिख दूं एस्कोमाइसिटीज, इसके बाद मैं लिख दूं बेसिडियोमाइसिटीज, इसके बाद मैं लिख दूं ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो मैंने बोला था ये तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इनके जो हाइफा होंगे, जो हाइफा और माइसीलियम होंगे वो होंगे ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। और जबकि ये कैसे थे, फाइकोमाइसिटीज के जो हाइफा थे वो ए सेप्टेट थे। सो कुछ लोग तो क्लास में बैठे होंगे जिनको पुरानी क्लास भी याद नहीं होगी कि सर कब पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था। वो लोग कहते हैं सर कुछ समझ में नहीं आया। तो जब भी क्लास पढ़ें, बैठे पुराना रिवीजन करके जरूर बैठे, नहीं तो क्लासेस ऐसे निकल जाएंगी और आपको लगेगा समझ में नहीं आ रहा और आपको प्रॉब्लम आएगी। उसमें मेरा कोई दोष नहीं। तो आप एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज का जब फंगल हाइफा देखने की कोशिश करेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा, मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूँ। मान लीजिए ये फंगल हाइफे हैं, तो इन फंगल हाइफे पे आप लोग को दिखाई पड़ेगा सेप्टा। सेप्टा का मतलब है इनका हर सेल अलग होगी और उसके बीच में सेप्टा होगा, और इन सेप्टा से बेटा ब्रांचेस भी निकली होंगी। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सेप्टेट एंड ब्रांच, सेप्टेट एंड ब्रांच हाइफा होंगे। सो दे आर द सेप्टेट एंड ब्रांच हाइफा। एक बात और याद रखनी मॉर्फोलॉजी में, सेल वॉल में काइटिन ही प्रेजेंट होगी। सेल वॉल दे हैव द काइटिन, काइटिनस सेल वॉल होगी। नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म होंगे, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगी। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि हैबिट एंड हैबिटेट क्या है, कहाँ रहेंगे, फॉर्म क्या है मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, और मॉर्फोलॉजी क्या है, दिखने में कैसे है। तो जब ये 3 पॉइंट आप क्लियर कर लेते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट, फॉर्म एंड मॉर्फोलॉजी, देन आती है एनाटॉमी, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल इतना आप पढ़ते जाइए। ड्यूट्रोमास्टीज ये मोस्ट एडवांस फंजाई कंसीडर किए जाते हैं। इनका हैबिट हैबिटेट
पुराने एल्गी की तरह ही होता है, बस इनमें इतना अंतर है कि इन्हें फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं, और इम्परफेक्ट फंजाई बोलने का कारण ये है क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। दूसरा फॉर्म इनका होगा मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। मॉर्फोलॉजी में हम लोग देखते हैं दे हैव द ब्रांच एंड सेप्टेट हाइफा एंड माइसीलियम। ब्रांच होंगे और सेप्टेट हाइफा और माइसीलियम होंगे। तो मॉर्फोलॉजी हो गई। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है एनाटॉमी इफ रिक्वायर्ड। सो हम सबको मालूम है कि एनाटॉमी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम हटा देते हैं, एनाटॉमी की जरूरत नहीं। एनाटॉमी के बाद अगर हमारा कोई पॉइंट आता है, इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आओ हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जानने की कोशिश करते हैं। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बोला जाता है दे आर सैप्रोफिटिक, मोस्टली सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक का मतलब फीड अपॉन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, सड़ी गली चीजें खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। सड़ी गली चीजों को खाने की वजह से ही हम लोग इन्हें डिकम्पोजर की श्रेणी में रखते हैं। अगर कोई पूछे कि हम लोग इन्हें किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि दे आर कंसीडर्ड एज डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स वो हैं जो आपको मालूम है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे खाते हैं। सम आर पैरासाइट। मैं लिखते तो जाता हूं कि कुछ सेप्रोफाइट हैं, कुछ पैरासाइट हैं, पर आप लोग को इनमें अंतर आना चाहिए। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म पर रहे तो उसे बोलते हैं सेप्रोफाइट, पर जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहे इट इज नोन एज पैरासाइट। तो याद रखना, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हर हालत में हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब है ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक में भी ज्यादातर कैसा है, सेप्रोफिटिक, और कुछ मेंबर कैसे हैं, पैरासिटिक। सो दिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद जो हमारा मेजर टॉपिक बचता है दैट इज नोन एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने अभी तक अपने सारे टॉपिक्स इन्हीं 8 पॉइंट पे पढ़ के रखे हुए हैं। तो अगर ये चौथा पॉइंट था, ये 5वां पॉइंट है, तो ये है छठा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाते वक्त मैंने आपको बता रखा है कि फंगस के ड्यूट्रोमाइसिटीज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। यस हो, ओके सॉरी थोड़ा नेटवर्क फेलियर होने की वजह से आपका वीडियो थोड़ी देर के लिए कट हो गया था। चलिए हम लोग फिर से शुरू करते हैं कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला रिप्रोडक्शन तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। दूसरे तरीके का रिप्रोडक्शन होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर हम लोग तीसरे तरीके के रिप्रोडक्शन की बात करें दैट वाज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि बेटा ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात ना करें, इट इज एब्सेंट। या फिर हम बोल सकते हैं एब्सेंट, स्टेटस नॉट क्लियर। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये करेंगे फ्रेगमेंटेशन, दे विल परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में they will perform कोनिडिया, they will form the कोनिडिया। अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था फंगल हाइफे में, फंगल के हाइफा में एक स्ट्रक्चर, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनता है जिसको नाम है कोनिडियोफोर, और इन कोनिडियोफोर से निकलते थे कोनिडिया। तो 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन है, जिनमें से एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको मालूम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा यहां एब्सेंट है। सो अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंपेयर करने जाएं तो हमारे सामने क्या क्या बातें आ जाती हैं। अगर हम वो कंपेयर कर पाए तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं, फंगस से रिलेटेड रट्टा मारने वाली बहुत सारी समस्याएं हमारी खत्म हो जाने वाली। चलिए मैं एक कंपेरिजन आपके सामने लिखता हूं। आपको याद होगा फाइकोमाइसिटीज, आपको याद होगा एस्कोमाइसिटीज, आपको याद होगा बेसिडियोमाइसिटीज, और आपको याद होगा ड्यूट्रोमाइसिटीज जो मैंने आज पढ़ाया। यहां पर जो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेटस बोल रहा हूं, यहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें पाई जाती है सिंगेमी। सिंगेमी का मतलब होता है
इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जिसमें कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी साथ साथ होती है। एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी अलग होगी, मैंने पहले भी पढ़ाया था। प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होगी, और प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में जगह होगी, स्पेस होगा, मतलब टाइम स्पेस होगा, और इनमें बनेगी फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी। और आज हमने पढ़ा ड्यूट्रोमाइसिटीज, देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर कोई पूछे कि फ्रूटिंग बॉडी कितनी जगह बनती है, तो आपको मालूम है यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता तो फ्रूटिंग बॉडी बन ही नहीं सकते। यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन फ्रूटिंग नहीं बॉडी नहीं बनती, क्योंकि सिंगेमी होती है और फ्रूटिंग बॉडी बनने का चांसेस बहुत रेयर है। और एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज ही वो दो जगह हैं जहां पर फ्रूटिंग बॉडी बनती है। दैट्स व्हाई दे हैव टू टाइप ऑफ स्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। एस्कोकार्प एंड बेसिडियोकार्प नाम की फ्रूटिंग बॉडी बनती थी। सो यहां पर एक्चुअली ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्टेटस होता है वो अनक्लियर होता है, पता नहीं होता कि ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर है कि नहीं। तो ज्यादातर समय पर जिनकी भी सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर नहीं होती उन्हें हम लोग ड्यूट्रोमाइसिटीज में प्लेस कर देते हैं। सो खैर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लेने के बाद हमारे पास इससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, वो आप समझ लीजिए, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आए वो बता दीजिएगा और अच्छा लगेगा मुझे। पहली बात जो है, जो आपको समझनी है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज जो ये ग्रुप है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, द ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसमें वो फंजाई हैं, देयर आर सम फंजाई जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट डिस्कवर्ड, नॉट डिस्कवर्ड है, यानी जिनके पास, जिनका हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया। मान लीजिए एक ए नाम का फंजाई है, इस ए नाम के फंजाई को आपने अभी डिस्कवर किया और डिस्कवर करने के बाद पता चला कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता चल पा रहा है, तो अभी इस ए नाम के फंजाई को आप ड्यूट्रोमाइसिटीज में प्लेस कर देंगे। फिर से मान लीजिए एक ए नाम का फंजाई है और उसको अभी वैज्ञानिक ने ढूंढा, किसी बॉटनिस्ट ने ढूंढा, और ढूंढने के बाद जब उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ढूंढने की कोशिश की तो नहीं मिल पाया, और जब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिल पाया तो हम लोग उसको एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज में नहीं रखेंगे, तो हम लोग उसको ड्यूट्रोमाइसिटीज में रखेंगे। पर बाय द टाइम, मान लीजिए बाय द टाइम, समय रहते हुए, समय के बाद, कुछ समय बाद, ये जो ए नाम का फंगस था, ये जो ए नाम का फंगस था, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हो गया। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर्ड हो गया, वो जो ए नाम का फंजाई था उस समय पर उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं था, तो हमने उसको ड्यूट्रोमाइसिटीज में रख दिया। हमें मालूम ही नहीं था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि नहीं, आई डोंट। तो जब हमें मालूम ही नहीं तो हमको मजबूरी में ड्यूट्रोमाइसिटीज में रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हमको डिस्कवर हो गया, यानी इसी ए नाम के फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हो गया, तब हम क्या करें? तब हम करेंगे क्या, ये जो ए नाम का फंजाई है इसको हम लोग या तो एस्कोमाइसिटीज में प्लेस करेंगे और या तो बेसिडियोमाइसिटीज में प्लेस करेंगे। इसको हम या तो ए नाम के फंजाई को एस्कोमाइसिटीज में प्लेस करेंगे या तो बेसिडियोमाइसिटीज में प्लेस करेंगे। आप बोलेंगे सर इसको फाइकोमाइसिटीज में प्लेस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो छुप ही नहीं सकता, क्योंकि आइसोगेमस एनाइसोगेमस रूगेमस टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, मोस्ट एडवांस रिप्रोडक्शन है वो। तो या तो हम इसको एस्कोमाइसिटीज में रखेंगे या तो बेसिडियोमाइसिटीज में। ये भी देखा गया है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज में किसी एक फंगस का नामकरण रख दिया गया, नॉमेनक्लेचर हो चुका है, ऑलरेडी उसका हमने नाम रख रखा है, जब तक उसकी सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर्ड नहीं थी। और सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर करने के बाद या तो हमने उसको एस्कोमाइसिटीज में रखा या तो बेसिडियोमाइसिटीज में रखा, लेकिन हमने उसका नॉमेनक्लेचर भी चेंज कर दिया। हम उसके नॉमेनक्लेचर को भी चेंज कर देते हैं। ये हमने कई बार किया और ऐसा कई बार हुआ है। तो याद रखना, नॉमेनक्लेचर को भी चेंज किया जाएगा जब उसको ड्यूट्रोमाइसिटीज से एस्को या बेसिडियोमाइसिटीज में रखा जाएगा।
इसका एक एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल है फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी। एक फंगस था फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी। याद रखना, फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी को हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई मानते थे। फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी को का सेक्सुअल और एसेक्सुअल फॉर्म एसेक्सुअल और सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर करने के बाद इसका नाम बदला गया और नाम रखा गया जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये वही फंगस है जिससे जिब्रेलिन नाम का प्लांट हार्मोन हम लोग निकालते हैं। सो आपको याद रखना पड़ेगा, जिस समय भी किसी भी फंगस का नाम, जिस समय पर भी हम फंगस को डिस्कवरी करते हैं, उस समय पर अगर उस फंगस के का सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर नहीं है तो हम उसको एक अलग नाम देकर उसे ड्यूट्रोमाइस्टीज में रख देते हैं। लेकिन समय रहते हुए अगर उस फंगस का हमको सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हो गया, बाय द टाइम मिल गया, पहले नहीं मिला था, बाद में मिल गई, सेक्सुअल स्टेज भी होती है, तो हम लोग या तो उसको एस्कोमाइस्टीज या तो बसीडियोमाइस्टीज में रखेंगे। पर जब नाम उसको जब प्लेस कर रहे होंगे तो उसका नाम वही नहीं रखेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर चेंज कर देंगे। और ऐसा हुआ भी है फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी और जिब्रेला फ्यूजिकोराई के केस में। सो ये कुछ बात थी जो ड्यूट्रोमाइस्टीज से आपको लर्न करनी चाहिए। और इस तरीके से किंगडम फंजाई के चारों क्लासेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। और ये चारों क्लासेस मैंने आपको पढ़ाए किस नाम से, वो आपको मालूम होने चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और ड्यूट्रोमाइस्टीज के नाम से। तो देखिए हमारे पास 5 किंगडम में हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने मोनेरा कंप्लीट कर लिया डिटेल में, हमने प्रोटिस्टा को भी डिटेल में कंप्लीट कर लिया, प्रोटिस्टा डिटेल में पढ़ रखे हैं। तीसरा हमने किंगडम फंजाई को भी डिटेल में पढ़ लिया। ये 3 किंगडम हमने पढ़ डाले। चौथा किंगडम था किंगडम प्लांट। सो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए प्लांट किंगडम। तो आइए हम लोग प्लांट किंगडम की कुछ बातें यहां पढ़ लेते हैं और डिटेल प्लांट किंगडम का एक नया अलग से ही चैप्टर है जिसमें हम प्लांट किंगडम को डिटेल में अलग से पढ़ लेंगे। तो फिलहाल प्लांट किंगडम करके हमारे पास एक छोटा सा चौथा किंगडम आ जाता है जो हमें मालूम होना चाहिए। और अगर हम इस प्लांट किंगडम को अच्छी तरीके से समझ पाए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए पहला पॉइंट, व्हाट इज प्लांट किंगडम। आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्लांट किंगडम के मेंबर हैं दे आर मल्टी सेलुलर। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पहला पॉइंट है मल्टी सेलुलर है। दूसरा पॉइंट है दे आर यूकैरियोटिक। मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है। तो अगर मैं बोलूं प्लांट किंगडम के लोग मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है, तो मल्टी सेलुलर तो मैं भी हूं, यूकैरियोटिक तो मैं भी हूं, तो क्या मैं प्लांट हूं? नहीं। तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होने से कुछ नहीं हो जाता, फिर क्या होने से होता है याद रखना। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द प्लांट किंगडम दे आर क्लोरोफिलस। मोस्ट ऑफ द मेंबर क्लोरोफिलस, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द मेंबर आर क्लोरोफिलस। और अगर ये क्लोरोफिलस है दे आर ग्रीन इन कलर। ये ग्रीन कलर के मेंबर है क्लोरोफिलस, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन कलर के। याद रखना ग्रीन कलर होने की वजह से दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये लोग फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। तो एक आधा एक्सेप्शन छोड़ दो, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस दुनिया में कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिल जाए, फिर से सुनिए, कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिल जाए और वो यूकैरियोटिक हो और वो हरा दिख रहा हो और वो फोटोसिंथेसिस कर लेता हो, आप उसे प्लांट ही मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे, उसको हम लोग प्लांट के नाम से ही जानेंगे। एक और बात है कि इस प्लांट किंगडम में कौन कौन से लोग आते हैं। यस, प्लांट किंगडम में टोटल 5 टाइप ऑफ प्लांट्स है, 5 तरीके के प्लांट हैं। इनमें से पहले प्लांट है एल्गी। याद रहे ये एल्गी मल्टी सेलुलर होना चाहिए तभी प्लांट किंगडम का मेंबर हो सकता है। यूनिसेलुलर एल्गीज आर नॉट कंसीडर्ड एज द प्लांट किंगडम। सो हो गए एल्गी।
इसके अलावा दूसरा हमारे पास आता है ब्रायोफाइटा। तीसरा हमारे पास जो प्लांट आता है इट इज नोन एज टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। चौथा हमारे पास जो आता है इट इज जिम्नोस्पर्म। और पांचवा हमारे पास जो प्लांट आता है इट इज एंजियोस्पर्म। तो कभी कोई पूछे कि प्लांट किंगडम में कौन कौन से प्लांट आते हैं तो आप उसकी एक लिस्ट बना सकते हो, एंड दिस लिस्ट इज एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और क्या बताना है इन एल्गी के बारे में या इन ब्रायोफाइटा के बारे में कि ये सब के सब मल्टी सेलुलर हैं, सब के सब यूकैरियोटिक हैं, सब के सब क्लोरोफिलस हैं, ग्रीन कलर हैं, और सब के सब ऑटोट्रॉपिक हैं, फोटोसिंथेसिस है। अच्छा, इस ऑटोटॉपिक वाले पॉइंट पर कुछ एक्सेप्शन है, आप इन एक्सेप्शन को याद रखेंगे, यानी अपवाद है। जैसे पहला एक्सेप्शन है इट इज पैरासिटिक प्लांट। एक प्लांट ऐसा है जिसको आप पैरासिटिक प्लांट के नाम से जान सकते हैं। ऐसे तो कई प्लांट है लेकिन एक प्लांट का नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं, एंड दिस इज नोन एज कसकुटा। अमरबेल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, गांव के लोग जितने लोग हैं वो जानते हैं कि ये अमरबेल नाम का पौधा है। ये अमरबेल नॉन क्लोरोफिलस पहले दिखती है, आप किसी प्लांट के ऊपर डाल दो इसको तो ये उस प्लांट के ऊपर रहने लगती है, और प्लांट के ऊपर रहने लगती है तो वो पैरासिटिक प्लांट हुआ, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, तो अपना खाना ना बना पा रहा है या किसी और वजह से वो डिपेंडेंट है, इसे हम लोग बोलेंगे पैरासिटिक प्लांट। और इस तरीके से वो टोटल बेटा फोटोसिंथेटिक नहीं है और पैरासिटिक है। इसी तरीके से दूसरा ग्रुप ऑफ एक्सेप्शन है पार्शियल हेट्रोट्रॉपिक, पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स, यानी वो प्लांट हैं जो पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक है। पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ये है कि वो अपनी फोटोसिंथेसिस तो कर लेते हैं, नो डाउट, फिर से सुनिए, खुद की फोटोसिंथेसिस तो कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं तो ऑटोट्रॉपिक होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं। इंसेक्ट को खाने का कारण है नाइट्रोजन की कमी। इनमें से एग्जाम्पल आते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीड़े खाने वाले पौधे। ये ऐसे पौधे हैं जो कीड़ों को खाते हैं, और कीड़ों को खाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर लेते, दे कैन परफॉर्म देयर फोटोसिंथेसिस, लेकिन इंसेक्ट खाने का कारण है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए ये लोग बेटा इंसेक्ट को खाते हैं। पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक प्लांट, ये दीज आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। इन इंसेक्टिवोरस प्लांट में कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पिचर प्लांट है, आपकी बुक में दिया है। इसके अलावा ब्लैडरवोर्ट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये सब इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम है जो आपको लर्न करने चाहिए। इसके अलावा ड्रोसेरा है, ड्रोसेरा को हम लोग सन ड्यू के नाम से जानते हैं। सो इस तरीके से हमें दिखाई पड़ रहा है कि ज्यादातर मेंबर जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो ऑटोट्रॉपिक ना हो करके हेट्रोट्रॉपिक हैं और वो प्लांट किंगडम के अंडर में आते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने मोनेरा पढ़ लिया। जो लोगों ने अभी नया ज्वाइन किया उन क्लासेस को, जितने भी बच्चे नए बार पहली बार पढ़ रहे हैं या उनको लग रहा कि सर ये कैसे पढ़ा रहे हैं, उन सारे बच्चों को अपने पुराने वीडियो देखने चाहिए जो कि आपके ऐप के थ्रू भी अवेलेबल है, या फिर आप अपने कोचिंग में टीचर से बोल दीजिए कि सर पुराने वीडियो कहाँ है वो हमें देखने। दूसरा, आज हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं और प्लांट किंगडम से बची हुई बातों को भी आगे बढ़ाते हैं। पहला पॉइंट, प्लांट किंगडम के मेंबर ज्यादातर मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, क्लोरोफिलस है, ग्रीन इन कलर है, ऑटोट्रॉपिक है, अपनी खाना खुद बना लेते हैं। अपना खाना ना बना करने वाली कंडीशन में एक है पैरासिटिक प्लांट जैसे कि कसकुटा, जिसे अमरबेल बोलते हैं। कुछ है पार्शियल हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से कीड़ों को खाते हैं। पिचर प्लांट, ब्लैडरवर्स, वीनस फ्लाई ट्रैप,
ड्रोसेरा जिसे संडी बोलते हैं। इन प्लांट किंगडम में टोटल 5 तरीके के प्लांट आते हैं, जिनमें से पहला है एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरडो, चौथा है जिम्नो, पांचवा एंजियोस्पर्म। सो एल्गी से लेकर ब्रायोफाइटा, टेरडोफाइटा जहां तक आएंगे, प्लांट की 2 मेन जनरेशन होती है। जब कभी भी आप प्लांट किंगडम के बारे में और आइडिया लगे तो प्लांट किंगडम में आप लोग को याद रखना, दे हैव 2 मेन जनरेशन। वन इज नोन एज गैमीटोफाइट, and another one is known as sporophyte. यानी चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो, चाहे वो टेरडोफाइटा हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, चाहे वो एंजियोस्पर्म है, 5 चीजें बताई थी प्लांट किंगडम में। वो 5 की 5 चीजें इन दोनों में से या तो दोनों का दोनों जनरेशन रखती है या कोई एक जनरेशन रखती है। तो याद रखना, देयर आर 2 टाइप ऑफ जनरेशन, वन इज नोन एज गैमीटोफाइट, अनदर वन इज नोन एज स्पोरोफाइट। फाइट का मतलब ही होता है प्लांट, फाइट का मतलब होता है प्लांट, गैमीटो का मतलब होता है गैमीट्स। सो दीज आर गैमीट फॉर्मिंग प्लांट। They are the gamete forming plant. And meanwhile, sporophyte are, again, phyte is plant. They are a spore forming plant. So 2 प्रकार के प्लांट हैं, एक है गैमीट फॉर्मिंग प्लांट और एक है स्पोर फॉर्मिंग प्लांट। याद रखना, आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि गैमीटोफाइट कैन बी चेंज इनटू स्पोरोफाइट, लाइकवाइज स्पोरोफाइट कैन बी चेंज इनटू गैमीटोफाइट। जनरली गैमीटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, जनरली नॉट ऑलवेज, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होते हैं। तो गैमीटोफाइट को हम स्पोरोफाइट में चेंज कर सकते हैं या फिर चेंज होता है, और स्पोरोफाइट कैन बी चेंज इनटू गैमीटोफाइट, एंड दिस इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब आप बोलेंगे व्हाट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? इसका मतलब है एक जनरेशन दूसरे फॉर्म में ऑल्टर हो जाती है, दूसरी जनरेशन पहले फॉर्म में अल्टर हो जाती है। इसका मतलब है गैमीटोफाइट कैन गिव राइज टू स्पोरोफाइट, मीनवाइल स्पोरोफाइट कैन गिव राइज टू गैमीटोफाइट। यानी गैमीटोफाइट N से 2N बनाया जा सकता है और 2N से N भी बनाया जा सकता है। सो देयर आर 2 काइंड ऑफ प्लांट, गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। Gametophyte are the gamete forming plant, sporophyte are the spore forming plant. So gametophyte can give rise to sporophyte, meanwhile sporophyte can give rise to gametophyte, and this is known as alternation of generation. इसे और डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम ही है। तो प्लांट किंगडम में इसे हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। सो हमारा चौथा किंगडम भी कंप्लीट हो गया, जो हमारी एनसीईआरटी में इस चैप्टर में दिया है। अगला चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो और डिटेल में पढ़ा देंगे। इट इज प्लांट किंगडम। नाउ द 5th किंगडम, इट इज एनिमल किंगडम। 5वां किंगडम है एनिमल किंगडम। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और आप क्या पढ़ रहे हैं। मैं बार बार वही बातें लिखता हूं, आप ऊब जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि विटेकर नाम के साइंटिस्ट हैं, विटेकर। इन्होंने दुनिया में 5 किंगडम क्लासिफाई कर दिए थे। इन्होंने दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांट दिया था, और उन 2 किंगडम को आज हमने कंप्लीट किया है। पहला किंगडम था मोनेरा, जो मैंने पढ़ा दिया था, जिसमें बैक्टीरिया आते थे। दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा, मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तीसरा किंगडम था फंजाई, जिसको आज हमने, जिसकी 4थी क्लास कंप्लीट की। आज हमने चौथा किंगडम आज हमने पढ़ाया, इट इज नोन एज प्लांट किंगडम, जिसका डिटेल तो अभी आना बाकी है, डिटेल एक नए चैप्टर में आएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज नोन एज एनिमल किंगडम। तो आप गिन लीजिए, देयर आर 5 किंगडम, 1 2 3 4 एंड 5। इनमें से ये हमने डिटेल में जितना पढ़ना था इस चैप्टर में वो पढ़ लिए। अब बारी एनिमल किंगडम की। सो एनिमल किंगडम क्या है एक्चुअली, फिर मैं एनिमल किंगडम का परिचय आपसे बोलूंगा। द एनिमल आर मल्टी सेलुलर। अगेन मैं वही बातें बोल रहा हूं जो प्लांट के लिए बोल रहा था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुकोशिकीय हैं, मल्टी सेलुलर है। याद रखना, मल्टी सेलुलर के साथ साथ दे आर यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक नेचर के भी है। सो आप बोल सकते हैं कि मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक तो प्लांट भी थे, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक एनिमल में तो अंतर क्या है? याद रखना, एनिमल की खास बात है दे आर हेट्रोट्रॉपिक। ये हेट्रोट्रॉपिक है, कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो फिर क्या है? हेट्रोट्रॉपिक में ये होलोजोइक न्यूट्रिशन रखते हैं। इस शब्द को याद रखना, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो मतलब टोटल, जोइक मतलब एनिमल, यानी इट इज टोटल एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। और आपको ये टोटल एनिमल न्यूट्रिशन समझना ही चाहिए। टोटल एनिमल लाइक न्यूट्रिशन की 5 मुख्य स्टेप हैं। पहला स्टेप है इंजेशन, और अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो रहा तो आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि हम सब लोग भी एनिमल हैं। हम खाने के टुकड़े को मुंह में डालते हैं, दैट इज नोन एज इंजेशन। इंजेशन के बाद हमारा चालू होता है डाइजेशन, चबाना उसे। उसके बाद इंजेशन, डाइजेशन, डाइजेशन के बाद चालू होता है एब्जॉर्प्शन। जो खाना हमने पचा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, उसे एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद चालू होता है एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद इंटेस्टाइन में जो बचा इसे कर देते हैं इजेशन। इजेशन, बचे हुए मटेरियल को बाहर कर देना। तो ये 5 स्टेप हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन की खास बात होता है। तो इस दुनिया में कभी कोई पूछे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, वो न्यूट्रिशन जो एनिमल जैसा है, तो बोलेंगे एनिमल जैसा न्यूट्रिशन क्या होता है? तो बोलेंगे वो न्यूट्रिशन जिसमें 5 बेसिक स्टेप पाए जाएंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। और इस तरीके का बेटा नरिशमेंट करने वाले लोग हेट्रोट्रॉपिक एंड होलोजोइक की कैटेगरी में आते हैं। याद रहेगा? अब याद रखना, इनके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कि भाई इनके एग्जाम्पल क्या है। तो आपको बता दूं, इनके एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल जिनमें से मैं लिख दे रहा हूं। एक फाइलम है प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा सॉरी इट इज पोरीफेरा। एक फाइलम है पोरी, दूसरा फाइलम है सीलेंट्रेटा, तीसरा फाइलम है टीनोफोरा। देखते रहिए एनिमल के अंदर में कौन कौन से फाइलम, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। इसके बाद है प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसके बाद आता है एस्केहेल्मिन्थीज, इसके बाद आता है एनेलिडा, इसके बाद आता है ऑर्थ्रोपोडा, इसके बाद आता है मोलस्का, इसके बाद आता है इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद आता है हेमिकॉर्डेटा, और सबसे बड़ा सबसे बड़ा फाइलम इट इज कॉर्डेटा। अगर कभी इनके नाम सुनने में दिक्कत आ जाए तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि इनके लिए एक अलग ही चैप्टर है हमारे पास, और वो चैप्टर हम लोग अलग से ही पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम के नाम से। सो एनिमल किंगडम के नाम से हमारे पास एक अलग ही चैप्टर है, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। सो वो डिटेल में पढ़ लेंगे, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो खैर 5 किंगडम आपने पढ़े, और पांचों किंगडम के बारे में जितना बुक में दिया हो सकता था, जितनी बातें हो सकती थी, मैंने आपसे करने की कोशिश की। विटेकर के इन 5 किंगडम का नाम मेरे साथ एक बार लीजिए। पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांट, पांचवा एनिमल। एनिमल दे आर मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, हेट्रोट्रॉपिक जो अपना खाना नहीं बना सकते, हेट्रोट्रॉपिक भी होलोजोइक। होलोजोइक वो न्यूट्रिशन जिसमें से 5 स्टेप इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन हो।
और इसके अलावा एनिमल के अंदर आने वाले फाइलम, ये है फाइलम, किंगडम के अंदर आने वाले फाइलम, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इनकॉर्डेटा। और इनकी डिटेल स्टडी हम लोग जरूर करेंगे जब हम लोग एनिमल किंगडम को पढ़ रहे होंगे। सो हमने बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। Limitations of 5 kingdom classification. वैसे तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन माना गया कि भाई विटेकर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से 5 किंगडम में पूरी दुनिया के ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। लेकिन इनमें भी कुछ प्रॉब्लम थी, इनमें भी कुछ लिमिटेशन का मतलब है इनमें भी कुछ प्रॉब्लम थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी जरा देखिए। जैसे एक बेटा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं, इट इज नोन एज लाइकेन। इट इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। इसको देयर इज नो प्लेस इन 5 किंगडम। 5 किंगडम में इनको प्लेस ही नहीं मिली कि इन्हें कहां रखा जाए। सो लाइकेन जैसा एक ऑर्गेनिज्म है जो एल्गी और फंजाई से मिलके बनता है, उसको हम समझ ही नहीं पा रहे कि उसे हम कहां रखें। सॉरी, so it was again हम लोग फिर से ठीक कर ले रहे हैं। सो नेटवर्क की फेलियर होती रहती है, उसके लिए आई एम सॉरी। सो हमने बोला कि लाइकेन के बारे में हमें आइडिया नहीं कि लाइकेन को हम कहां प्लेस करें, क्योंकि अगर एल्गी में प्लेस करते हैं तो प्लांट जाए में चला जाएगा, तो लाइकेन की प्लेस हमें मालूम नहीं। कैमरे के पीछे हूं और कैमरे के पीछे से देख रहा हूं। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया पहले वो समझ लीजिए। मैंने पढ़ाया कि लाइकेन को कोई प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाई कि कहां पर रखा जाए। इसके अलावा ए सेलुलर फॉर्म है, जैसे कि वायरस है, वायराइड है, प्रायन है, इनको भी प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पाई कि इन्हें हम लोग कहां रखें। हमने नहीं मालूम कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनकी प्लेस क्या हो सकती है। लाइकेन की भी प्लेस नहीं मालूम, वायरस की प्लेस भी नहीं मालूम, वायराइड की भी नहीं मालूम, प्रायन्स की नहीं मालूम, क्योंकि वायरस, वायराइड और प्रायन में सेल ही नहीं होती, और जब सेल नहीं होती तो ए सेलुलर हो गए। और लाइकेन में बेटा सेल होती हैं, लेकिन लाइकेन में ना हमें समझ में आता है एल्गी अलग ना फंजाई अलग। एल्गी और फंजाई दोनों एक ही तरीके के ऑर्गेनिज्म समझ में आते हैं। तो मेरे लिए मजबूरी है, क्योंकि नेटवर्क बार बार फेल्योर हो रहा है, इसलिए मैं आपसे आज के लिए विदा देता हूं। अगली बार क्लास में हम लोग इस चैप्टर को एंड कर लेंगे। सो टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।